नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हमने सी लैंग्वेज को बहुत ही सरलता से सिखाया और समझाया है। इस वीडियो सीरीज में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन को कवर किया गया है। यूनिवर्सिटी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट इस वीडियो सीरीज को देख के फायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत से प्रोग्राम्स को, एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। और इसके साथ साथ सी लैंग्वेज का एक मेन चैप्टर फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन के टाइप, इन सब के प्रोग्राम्स को भी हमने डिस्कस किया है। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोस को शुरू से एक एक कर देखें, जिससे कि सी लैंग्वेज आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो फंक्शन की हेल्प से बने होंगे, और इसके साथ साथ में फंक्शन का एक मेन टॉपिक रिकर्सिव फंक्शन, जो कि एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो कि स्वयं को स्वयं में कॉल करता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रोग्राम इस वीडियो का। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फंक्शंस। यानी हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, और इन दोनों कार्यों के लिए अलग अलग फंक्शंस हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। शुरू में हमने एक अलग हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, math.h। math.h ऐसी हेडर फाइल है जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत से फंक्शंस पहले से बने बनाए हैं। हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए और एक मैथ फंक्शन पावर POW इसका यूज किया है, इसीलिए हमने और यहाँ पर math.h को इंक्लूड किया है। इसके बाद में हमने अपने प्रोग्राम के अंदर और फंक्शन डिक्लेरेशन किया है, यानी हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है सिंपल। ये फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इसके नाम से पहले क्या लिखा हुआ है, वॉइड। और इस फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में फ्लोट टाइप के 3 डेटा यूज किए जाएंगे। इसी तरीके से हमने एक और फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है हमने कंपाउंड, और ये फंक्शन भी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसके नाम से पहले वॉइड लिखा। और इस फंक्शन में भी 3 फ्लोट टाइप के आर्गुमेंट्स का यूज किया जा रहा है। तो ये था हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। हमें समझ में आ गया कि हमने 2 फंक्शन बनाए हैं, एक का नाम रखा है सिंपल और एक का नाम रखा है कंपाउंड, जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मेन फंक्शन में देखिए हमने 3 वेरिएबल लिए, मैं से प्रिंट करवाया, एंटर प्रिंसिपल रेट और टाइम स्कैनफ में, और इन तीनों को रीड कर लिया। अब जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं PROT, स्कैनफ में जो हमने वैल्यूज रीड करी हैं, उन वेरिएबल्स और उनकी जो वैल्यूज है वो हम कहाँ भेज रहे हैं, सिंपल नाम के फंक्शन में भेज रहे हैं, यानी फंक्शन कॉल हो रही है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगी, यहाँ से जो कंट्रोल है वो हमारा इस फंक्शन की डेफिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट होगी। इसमें जो A, B और C है उसके अंदर ये PROT इनकी वैल्यूज एक एक कर इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी फोटोकॉपी जो है PROT की ABC में आ जाएगी। अब यहाँ हमने क्या लिखा है, एक और वेरिएबल लिया है फ्लोट टाइप का SI,
और हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाइड बाई c डिवाइडेड बाई 100। अब a का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल, b का मीनिंग क्या है यहाँ पर, रेट, और c का मीनिंग क्या है यहाँ पर, टाइम। जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट SI नाम के वेरिएबल में, और उस रिजल्ट को हमने यहाँ पर printf की हेल्प से प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल करने पे ये फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी। अब इसके बाद में देखिए वापस मेन फंक्शन में हम पहुंचेंगे, यानी अपने प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो वापस मेन फंक्शन में पहुंच जाएगा। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, अगली लाइन में कंपाउंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही कंपाउंड फंक्शन कॉल होगा, इसका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है कहाँ पहुंच जाएगा, कंपाउंड फंक्शन की डेफिनेशन पर। और कंपाउंड फंक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या किया है, वही सेम कि जो p है यानी प्रिंसिपल, वो कहाँ चला जाएगा, इस a में। जो r है, r कहाँ चला जाएगा, b में। और जो t है, t कहाँ चला जाएगा, इस c में। तो इस तरीके से जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो कॉपी है वो हमारे फंक्शन डेफिनेशन में, यानी कंपाउंड फंक्शन की डेफिनेशन में पहुंच जाएगी। अब यहाँ भी हमने एक अलग वेरिएबल लिया है जिसका नाम रखा है CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और इसको समझना है, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। तो हमने क्या किया है कि a यानी कि अपना जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल गुणा, अब गुणा में हमने यहाँ पर क्या किया है, जो अपना टाइम होता है, टाइम कहाँ होता है, पावर के रूप में होता है। तो यहाँ पे हमने पावर फंक्शन का यूज किया है, जो कि इस पोर्शन की पावर कैलकुलेट करेगा। और पावर क्या रहेगी, c का मतलब क्या है हमारे यहाँ पर, टाइम। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा है कि 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई 100। अब 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई 100 से क्या मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, जिसको मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूं कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 और इसकी पावर क्या होती है, टाइम। और इन सब का जो भी रिजल्ट आता है उसमें से हम क्या करते हैं, वापस प्रिंसिपल को घटा देते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखते हैं, P यानी कि प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस R बटे 100 और इसकी पावर होल पावर T यानी टाइम, और इन सब का होल, इसमें से जो हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल है उसको वापस घटा देते हैं, तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। अब जो यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कंप्यूटराइज्ड एक्सप्रेशन के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमको ध्यान से देखना और समझना है। काम सब कुछ यही है, लेकिन कंप्यूटर में अपने इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया है पावर, जो कि टाइम को पावर के रूप में कैलकुलेट करवाएगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, इस CI नाम के वेरिएबल में कैलकुलेशन होने के बाद में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। इस प्रोग्राम में सीखने वाली मेन बात यह है कि हमने एक ही प्रोग्राम में अलग अलग दो फंक्शंस बनाए हैं। तो इसमें समझने और सीखने वाली बात यह है कि हम एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा जितने जरूरी हो उतने फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ हमने दो फंक्शंस बना के और ये
कैलकुलेशन करवाई और हमारे रिजल्ट को हमने प्रिंट करवाया। अब देखते हैं अगला प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमें क्या कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर। अब किसी संख्या के डिजिट्स को आपस में जोड़ने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है? यूजिंग फंक्शन। अब देखो दोस्तों कि किसी संख्या के डिजिट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रोग्राम बनता है उसकी जो भी प्रोसेसिंग है वो ऑलरेडी हमने वीडियो में, पहले वाले वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमको सिर्फ यहाँ पर ये सीखना है कि वो सारी प्रोसेस हम फंक्शन की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए जो प्रोग्राम लिखा है वो देखिए ध्यान से। हमने यहाँ लिखा कि void sum int, यानी कि हमारा ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसमें फंक्शन का नाम क्या है? सम। और ये फंक्शन क्या वैल्यू को रिटर्न करेगा? void। void का मतलब क्या है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। फिर हमने क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर? int, यानी इस फंक्शन में आर्गुमेंट के रूप में इंटीजर टाइप की एक वैल्यू रहेगी। तो ये हमारा क्या था? प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं। हमने स्कैनफ की हेल्प से एक वैल्यू को रीड किया, एक वेरिएबल में एक वैल्यू को रीड किया, और हमने अगली लाइन में लिखा सम, ब्रैकेट में लिखा n। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये फंक्शन कॉल करी और इस फंक्शन में हमने n नाम के वेरिएबल को पास कर दिया, n नाम के वेरिएबल को भेज दिया। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगी, फंक्शन कॉल होते ही क्या होगा? इस सम नाम के फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट होगी। अब सम नाम के फंक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या किया? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम लिया n, उसी वेरिएबल की एक फोटोकॉपी बनेगी और ये फोटोकॉपी कहाँ जा रही है? इस a में। जो n नाम का वेरिएबल था उसमें जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू की फोटोकॉपी कहाँ आ जाएगी? a नाम के वेरिएबल में। अब बाकी जो कैलकुलेशन है वो इस फंक्शन में हो रही है। वो कैलकुलेशन क्या कुछ है वो सारा हम इसमें अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये सारा डिस्कस पहले भी किया हुआ है। तो ये सारी कैलकुलेशन हो रही है और कैलकुलेशन होने के बाद में जो भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। सीखने और समझने वाली बात क्या थी इस प्रोग्राम के अंदर कि हमने फंक्शन डिक्लेयर कैसे किया, हमने फंक्शन को कॉल कैसे किया और हमने फंक्शन को डिफाइन कैसे किया। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही सीख और समझ रहे हैं। ये हमारा फंक्शन कॉल, सॉरी, ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, ये हमारा फंक्शन कॉल और ये हमारी पूरी फंक्शन डेफिनेशन। बाकी जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर प्रोसेसिंग है वो हम ऑलरेडी पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोस को रिवाइज करके देखिए। उनमें सी लैंग्वेज को स्टेप वाइज और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से समझाया हुआ है। तो वहां पर आपको ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी प्रोसेसिंग क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, जो ये फंक्शन नाम का चैप्टर है, इस चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो स्वयं को स्वयं में कॉल करता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, उस दूसरे फंक्शन का नाम और उसके जो भी आर्गुमेंट्स है वो लिख के हम उसको कॉल करते हैं। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि स्वयं की बॉडी में, स्वयं की फंक्शन बॉडी में स्वयं को ही कॉल करता है। तो इस तरीके से स्वयं को कॉल करके एक प्रकार का लूप बनाता है और उस लूप में हर बार ये खुद को कॉल करता है, लेकिन उसमें हमको कम से कम एक कंडीशन ऐसी लगानी होती है जिसमें कि जो फंक्शन है वो खुद को कॉल ना करे। यदि ऐसा नहीं होगा तो जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी में फंस जाएगा, यानी हर बार खुद को कॉल करता रहेगा और वो इन्फिनिटी में फंस जाएगा। तो
इसलिए ये रिकर्सिव फंक्शन का यूज किया जाता है। अब रिकर्सिव फंक्शन का मेन इसका पर्पस क्या है, भाई हम क्यों इसको यूज करते हैं, कि रिकर्सिव फंक्शन जो है उस सीरीज टाइप की जो कैलकुलेशन होती है उनके लिए यूज किया जाता है, और इन फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट्स और जो रिटर्निंग वैल्यू जो है उसका होना जरूरी होता है। ये फंक्शन क्या करते हैं कि प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से ये रिकर्सिव फंक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन है। दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार वाइवा के अंदर भी और पूछा जाता है कि रिकर्सिव फंक्शन किसे कहते हैं, है ना। प्रैक्टिकल वाइवा जब हो रहा होता है उस दौरान भी ये पूछ लिया जाता है भी रिकर्सिव फंक्शन किसे कहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब देखो एक और भी बात है, रिकर्सिव फंक्शन की जगह कई बार ये पूछ लेते हैं रिकर्सन किसे कहते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन जो खुद को खुद में कॉल करता है इसी प्रोसेस को ही रिकर्सन कहा जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि रिकर्सन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक फंक्शन में खुद उसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिकर्सन प्रोसेस बोलते हैं। तो अब हम इस रिकर्सिव फंक्शन को या रिकर्सन प्रोसेस को एग्जांपल से समझते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो हम वो कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग पे नहीं जाएंगे। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करता है, वो हमने कैसे डिक्लेयर किया है, कैसे कॉल हो रहा है और कैसे वो खुद को खुद में कॉल कर रहा है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। फैक्टोरियल की कैलकुलेशन हम लोगों को पहले से मालूम है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने और फंक्शन को डिक्लेयर किया है और इसमें लिखा है इंट फैक्टोरियल इंट। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, फैक्टोरियल, और इससे पहले इंट लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, और जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर भी हमने क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो फंक्शन है इसके आर्गुमेंट के रूप में भी एक इंटीजर वैल्यू पास की जाएगी, भेजी जाएगी। अब चलते हैं हम मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में हमने स्कैनफ के अंदर और एक वेरिएबल को रीड किया और उसमें वैल्यू स्टोर करवाई, और उससे अगली लाइन में हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल करी। ये हमारी फंक्शन कॉल है। तो इसमें हमने क्या लिखा कि फैक्टोरियल n, जो n हमने स्कैनफ में रीड किया उस n को यहाँ पर हमने फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में भेज दिया। अब जो ये n है, n का ही नाम यहाँ पर हमने देखो क्या रख दिया, x रख दिया। जो n है उसमें जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ इस x में पहुंच जाएगी। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है वैसे ही फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होती है। तो फंक्शन डेफिनेशन में हमने क्या किया है, इसको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है और समझना है। रिकर्सिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। इसका काम ये रहता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो पहली बार में जो देखेगा और ध्यान से उसको समझेगा उसको समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में इस फंक्शन को समझने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो अब आपको मैं स्टेप वाइज एक एक चीज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल लिया फैक्ट नाम का। हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि इफ x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा। एल्स हमने ये कैलकुलेशन करी है कि x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1। अब देखो ये क्या है, एक फंक्शन कॉल है। हमने जो ये लिखा है फैक्टोरियल और ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 1, तो ये क्या है, एक फंक्शन कॉल है।
और ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, खुद इसका नाम क्या है, खुद इसका नाम भी क्या है, फैक्टोरियल है, यानी कि ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। और ये जो खुद को कॉल करने का जो ये तरीका है, इसी को ही क्या बोला जाता है, रिकर्सिव फंक्शन बोला जाता है। तो फैक्टोरियल हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो कि खुद को ही कॉल कर रहा है। यहाँ पर हमने इसको कॉल किया, किसको कॉल किया, खुद को ही कॉल किया, तो इसका नाम खुद का क्या है, फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन को समझना भी जरूरी है। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा फैक्टोरियल होगा। तो सेम उसी फॉर्मूले पर ये फंक्शन काम कर रहा है। आपने यदि पहले के वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आपको याद होगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लूप का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी लूप का यूज नहीं किया है, ना फॉर लूप का यूज किया है, ना व्हाइल लूप का यूज किया है। यहाँ हमने और जो रिकर्सिव फंक्शन है उसका यूज किया है, और रिकर्सिव फंक्शन खुद को कॉल करके एक प्रकार का लूप बनाता है, और वही चीज हमको देखनी और समझनी है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि n जो है, n की वैल्यू हमने रीड करी और n की वैल्यू अपने सपोज करते हैं 5। ये जो 5 है ये कहाँ आ जाएगा, x में, तो x में फिलहाल वैल्यू कितनी है, 5। फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल होगा तो x के अंदर वैल्यू कितनी रहेगी, 5। अब इसको एक अलग जगह पे लिख लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी रहे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, ध्यान से देखिए कि x इक्वल्स टू फिलहाल कितना है, x इक्वल्स टू है 5। अब हम इस फंक्शन के अंदर आए और ये पहली लाइन लिखी, वेरिएबल एक लिया, फिर हमने कंडीशन चेक करी, इफ x इक्वल्स टू 1, क्या x 1 के बराबर है, नहीं, तो हम कहाँ आएंगे, एल्स पार्ट में आएंगे, और एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा कि x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1, तो x हमारा कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, x हमारा 5 है, तो x इंटू फैक्टोरियल, तो अपने इसको ऐसे लिखेंगे, 5 गुना फैक्टोरियल माउस की हेल्प से मैं लिख रहा हूं इसलिए ये थोड़ा साफ नहीं लिखा जा रहा है, प्लीज माफ कीजिएगा। तो x माइनस 1, अब x माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है ये हमने कॉल किया, लेकिन इस बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो वापस हम कहां पहुंचेंगे, यहां पर, इस बार x की वैल्यू कितनी है जी, 4 है। वापस हम अंदर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, क्या x 1 के बराबर है, नहीं, यानी एल्स पार्ट में आएंगे, और एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1। तो इस बार क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इस बार इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये 5 तो था ही, इस बार x की वैल्यू कितनी थी, इस बार x की वैल्यू थी 4, फिर से गुणा फैक्टोरियल, अब मैं एक बार यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, f लिख रहा हूं, और फिर x माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, इस बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो जैसे ही x की वैल्यू 3 होगी, फिर से, और ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, इस बार x की वैल्यू 3 है, तो क्या होगा कि वापस हम फंक्शन के अंदर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, क्या x 1 के बराबर है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। नहीं है तो हम कहा जाएंगे, एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि x इंटू फैक्टोरियल, तो फिर से इस बार कैसे लिखा जाएगा कि 5 इंटू 4 इंटू
3 इंटू एफ यानी फैक्टोरियल और x माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 कितना रह जाएगा 2। फिर से ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। इस बार x की वैल्यू कितनी है, इस बार x की वैल्यू है 2। अंदर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, क्या x 1 के बराबर है, नहीं तो एल्स पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ, वापस सेम वही x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1। तो इस बार फिर से कैसे लिखा जाएगा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू f, और f में वैल्यू क्या है, इस बार 1 है। तो वापिस ये क्या हो रहा है कि खुद को कॉल करेगा, और इस बार जो x है, x की वैल्यू कितनी है, इस बार x की वैल्यू है 1। तो जैसे ये अंदर आएगा फंक्शन के और कंडीशन चेक करेगा, क्या x इक्वल टू 1 है, जी हाँ है। अब यहाँ देखिए तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न 1, यहाँ पर ये 1 को रिटर्न कर रहा है, यानी इस बार इसने खुद को कॉल नहीं किया है, और यहाँ पर वैल्यू क्या रिटर्न हुई 1। तो जैसे ही ये वैल्यू रिटर्न 1 होगी तो फिर से क्या होगा, ध्यान से देखिए कि ये जो 1 है ये यहां से रिटर्न होके जाएगा इस वाली एक्सप्रेशन पर, और यहाँ पे जो ये 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई होगा 4 से 24, और 24 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 24 5 जा 120। और जो ये 120 है ये रिटर्न होके कहा जाएगा, इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में। कैसे होगा, फिर से मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ साफ साफ एक बार, कि 5 हुआ था, फिर हमको 4 मिला था x की वैल्यू, फिर हमको x की वैल्यू 3 मिली थी, अगली बार जब खुद को कॉल किया था तो x की वैल्यू 2 मिली थी, अगली बार जब खुद को कॉल किया तो x की वैल्यू 1 मिली। अब हमने खुद को कॉल नहीं किया था और इस 1 को रिटर्न कर दिया था, तो जैसे ये 1 रिटर्न हुआ, अब ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 इंटू 2 2, फिर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 5 जा 120। तो इस तरीके से ये 120 120 कैलकुलेट होगा। अब जो ये 120 है, ये 120 कहाँ चला जाएगा, इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में, यानी कि इस वेरिएबल में वैल्यू पहुंच गई 120, और जिसको हमने रिटर्न करवा दिया। अब ये वैल्यू जो रिटर्न होके कहाँ जाएगी, ये हमारे मेन फंक्शन जो अपना जिसके अंदर हमने फंक्शन कॉल किया था, ये वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पहुंचेगी, और ये f को हमने आगे यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो रिकर्सिव फंक्शन है खुद को कॉल करके एक टाइप के लूप को बनाता है, और लूप को बना के एक उसमें ऐसी कंडीशन लगाई जाती है कि जिसमें वो खुद को कॉल ना करे। अब यहाँ पर हमने 1 रिटर्न करवाया, और वो 1 रिटर्न होके बाकी जो भी हमारे पास में वैल्यूज थी उनको आपस में उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके और जो रिजल्ट है वो आगे प्रोसेस करवाया। तो इस तरीके से जो रिकर्सिव फंक्शन है वो वर्क करता है। यदि आपको ये फंक्शन समझ में नहीं आया है तो फिर से आप इस वीडियो को रिवाइज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये कई बार पूछा जाता है। आप रिवाइंड करके इसको जब देखेंगे तो 100% ही आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं पर्टिकुलर इसी फंक्शन के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने ऐसे कुछ प्रोग्राम देखे जिसमें कि हम मल्टीपल फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम एक ही प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस को बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में हमने रिकर्सिव फंक्शन यानी कि रिकर्सन प्रोसेस के बारे में भी सीखा कि ऐसा फंक्शन
जो खुद को खुद में कॉल करता है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है, और खुद में खुद को कॉल करने की प्रोसेस को ही रिकर्सन कहा जाता है। और साथ में हमने इसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया। अब जो अगला जो वीडियो रहेगा, अगले वीडियो के अंदर वेरिएबल के बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, या लाइफ टाइम और विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्कोप, लाइफ टाइम, विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल और टाइप ऑफ वेरिएबल, और इसके साथ साथ में स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे और हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा और इसको शुरू से एंड तक देखिएगा। आप सबका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस लाते रहते हैं। तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।